आप लोग जानते हैं कला के क्षेत्र में बहुत सारे कलाकार हैं। बहुत 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 सारे कलाकार हैं। हम लोग पढ़ते भी बहुत कलाकारों को हैं, लेकिन दो ऐसे कलाकार हैं जो हमारे जीवन में जो आज तक का अध्ययन है उसमें मैं दो कलाकारों से बहुत प्रभावित हूँ। और दोनों कलाकार कोई आम कलाकार नहीं है। दोनों कलाकार अपने स्थान पर एक शिखर की तरह है, एक पर्वत की तरह है। अगर वो अड़िग हो जाए ना तो हवा झोंके उनका कुछ भी नहीं कर सकती, एक तिनका तक नहीं हिला सकती। पहले तो हैं पाश्चात्य कला में आप लोग पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे, ज्योतिओ, जिनके गुरु का नाम सीमाबुए था। ये तो इतने प्रवीण कलाकार था, इतना प्रवीण कलाकार था कि जो भेड़ होते हैं ना, भेड़ होते हैं, भेड़, हर भेड़ का अलग अलग चेहरा बनाता था। हमारे आपके देखने में एक ही जैसे लगेंगे भेड़, लेकिन वो हर एक का अलग अलग चेहरा बनाता था। और अगर कोई पूछ लेता था कि ये किसका है तो दूर से ही बता देता था कि ये उसी भेड़ की भेड़ का बच्चा है, उसी भेड़ का भी पोर्ट्रेट है, उस भेड़ के बच्चे का ये फोटो है, इसकी ये फोटो है। उसी मार्ग से जा रहे थे सीमाबुए। उन्होंने जियोत्तो के इस प्रवीणता को देखा और उन्हें पता चल गया कि यह वो कलाकार बनेगा जो कला के क्षेत्र में आग लगाएगा। और उस कलाकार को वे अपने सानिध्य में ले लिए और उससे कला की शिक्षा दिए। और वो कलाकार पाश्चात्य कला में जब जब इटली की बात होती है तब तब उस कलाकार को बहुत ही सम्मान से नाम लिया जाता है। उसी तरह समकालिक कलाकार में हमारे हैं जिनका नाम है मनु पारेख। जब भी बनारस श्रृंखला की बात आती है ना तो लोग राम कुमार को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी बनाए हैं। लेकिन ये जो मनु पारेख जी है ना, ये एक सीरीज नहीं, इनकी टोटल जो है बनारस श्रृंखला पर है। बनारस श्रृंखला पर इतने पेंटिंग हैं और मैं इससे इसलिए नहीं प्रभावित हूँ कि ये बनारस श्रृंखला बनाए हैं। हम इसलिए प्रभावित हैं कि इनकी सोच इतनी उच्च स्तरीय है ना कि आम आदमी के समझ में आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आज हम इसी कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे। मनु पारेख, ये वह नाम है जो एक सिर्फ नाम ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। समकालिक कलाकार हैं जिनका जन्म 1939 ईस्वी को हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। ये बचपन में सरकारी विद्यालय में पढ़े थे और तीसरी चौथी कक्षा में इनके विद्यालय में कला विषय तो था, लेकिन उस कला विषय के कोई विशेषज्ञ अध्यापक नहीं थे, कोई विशेष टीचर नहीं थे जो इनको कला की बारीकियों से अवगत कराते। लेकिन कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस से ही आदमी उस हीरे की तरह निखरता है, चमकता है, उभरता है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, अमूल्य होता है। तो बचपन में ही जब ये तीसरी चौथी क्लास में ही थे तो ये कहीं पर सरकारी विद्यालय में पढ़ते ही थे। कोयला, लकड़ी का जला हुआ कोयला पाते थे, ये उससे जो है रेखांकित करते थे। तब तख्ती चलता था, स्लेट जिसे कहते, ये उस पर रेखांकन करते थे। जमीन में जो है रेखांकन करते थे, लकड़ी से करते थे। जहाँ गीली सतह होती थी लकड़ी से कुरेद कर बनाते थे। ये कुरेदना किलाच्छल लिपि के अंतर्गत आता है।
ठीक है। तो मनु पारेख जी बचपन में जब इनके अध्यापक ने देखा इनकी कला, तो उन्होंने कहा कि आज से तुम अपने विद्यालय में, जो ये विद्यालय है आपका, हम लोगों का, इनके शिक्षक का, इस विद्यालय में अपनी कक्षा के सभी दोस्तों को आज से तुम कला सिखाओगे, तुम कला की बारीकियां बताओगे, तुम कला के बारे में जो है इन लोगों को अवगत कराओगे। तो जब अध्यापक ने इतना सब कुछ घोषित कर दिया, तो इनका स्तर उन विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर आ गया। और जैसे स्तर ऊपर आया, तो इनको घमंड नहीं हुआ कि मैं अपने दोस्तों से, कला साधकों से, अपने कला दोस्तों से मैं अच्छा हूँ, मुझे इनसे तेज आता है, मेरी कला इनसे अच्छी बनती। नहीं, इनकी वो जो पदवी मिली कि तुम आज से अपने दोस्तों को कला सिखाओगे, वो इनके मन में एक उस भूख की तरह लगा जो आज तक पूरा नहीं हुआ। हर कोई ये चाहता है कि मैं कितना अच्छे से अच्छा बता दूँ, उसके लिए मेहनत करते हैं। ये भी मेहनत करते थे कि मैं कितना अच्छा आज सीख के जाऊँ, कल अपने दोस्तों को मैं सिखाऊं, कल मैं उनको बताऊं। और इनके पिताजी को दो शौक था, बहुत अच्छी दो शौक था। पहला शौक तो ये था कि ये जो बाघ होता है ना, शेर, बाघ, ये जहाँ भी बाघ की फोटो अखबार में, मैगजीन में, कॉपी में, किताब में, जहाँ कहीं भी ये देखते थे, उसको ये कैंची से काट लेते थे या उस अखबार को ये फाड़ कर निकाल लेते थे, मनु पारेख के पिताजी। और इनको उस संग्रहित करने का शौक था, इकट्ठा करने का शौक था। और यही शौक मनु पारेख में भी आया। मनु पारेख को बहुत खुशी होती थी जब उनके पिताजी जो है इन बाघ के या शेरों की जो तस्वीर को फाड़ कर निकाल कर संग्रहित करते थे या उसको एकत्रित करते थे, बहुत पसंद आया। और जो दूसरा शौक था इनके पिताजी का, वो था फिल्म देखना। और दोनों बहुत बेजोड़ करते थे, जहाँ कहीं भी देखें अखबार में से या कहीं से भी फोटो को उसको फाड़ कर निकाल के संग्रहित कर लिए, एक जगह रख लिए। और मूवी देखने के बहुत शौक थे, निकल लेते थे घर से पैदल पैदल बहुत दूर तक, ठीक है, पैसे की व्यवस्था इधर उधर से करते कि मूवी देखने निकल लेते थे। और खुद ही निकल लेते थे, ये बात नहीं है, ये मनु को भी अपने साथ लेकर जाते थे। अब मनु तो छोटा बच्चा है, तो वो मनु इसमें जो है फिल्म जो देखते थे ना, उसमें ये अपने काम की चीज़ देखा करते थे, ठीक है, हाँ, उसमें ये अपने काम की चीज़ देखा करते थे। जब ये देखने जाते थे तो वहाँ होल्डिंग रखी होती थी। आप लोग देखे होंगे, जब मूवी कोई भी लगती है तो बाहर बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग लगती है, मूवी का नाम होता है, उसमें बैकग्राउंड में जो है दृश्य दिया रहता है, तो उससे पता चल जाता है हाँ फिल्म कैसी है। और उस समय होल्डिंग बनाने का काम कौन करते थे? तो उस समय जो है आर के खज्जर जी करते थे। बिल्कुल, आर के खज्जर जी जो है होल्डिंग बनाने का काम करते थे। और ये जाते थे वहाँ पर, देखते थे, और जैसे ये देखते थे इनका मन उस तरफ मोहित हो जाता था, ललायित हो जाता था, जानने की इच्छा होती थी, सीखने की इच्छा होती थी। ये अपने आप को रोक नहीं पाते थे और उनसे पूछकर कि क्या मैं देख सकता हूँ, देखते थे और इनका मन पृथक करता था और फिर ये वैसे बनाने का प्रयास करते थे। साथ ही इनके गांव में एक बहुत भव्य मंदिर था चकलेश्वर का, ठीक है, चकलेश्वर देवता की बहुत भव्य मंदिर था। तो उस मंदिर में जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, धार्मिक कार्यक्रम होते थे, तो भीड़ होती थी। और जब भीड़ होती थी तो उस भीड़ में इनको जो है धार्मिक चित्त से इनके रंगों के शेड, रंगों के
जो तान पोत होते हैं वो इनके हृदय को स्पर्श करते थे। ठीक है, मनु पारेख जी के हृदय को बहुत स्पर्श करते थे। फिर इसके बाद इनकी जब मैट्रिक परीक्षा पास हुई तो इन्होंने जो है, एक थे लाल पारेख प्रधानाचार्य, कहाँ पर, तो गुजरात में। उनकी सानिध्य में गए तो कि मुझे सीखना है, मैं आपके विद्यालय में या आपके संस्था में मैं प्रवेश लेना चाहता हूँ। तो प्रधानाध्यापक ने इनके चित्रों को देखा, उन्होंने कहा कि आपके जैसा प्रवीण हमारे यहाँ इस विषय के कोई अध्यापक नहीं है। बिल्कुल, इस विषय के हमारे यहाँ कोई अध्यापक नहीं है विशेष रूप से, और ये 2 साल का कोर्स है, तो आप कर लीजिए। तो इनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। हाँ, इनके घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने कहा सर आप हमारा 2 वर्ष का है, पहली साल आप मेरा एडमिशन ना करके डायरेक्ट आप दूसरे में कर लीजिए, मैं मेहनत करूँगा। हाँ, मैं मेहनत करूँगा और मैं जो आपके 2 साल के बच्चे हैं मैं उनके जितना बराबर आ जाऊँगा, उनके हम एक स्तर पर आ जाएंगे, एक लेवल पर आ जाएंगे। तो पहली बात तो इनके चित्रों को प्रधानाचार्य जी लाल पारेख जी देखे थे और इनके इस बातों से इनको विश्वास हुआ कि नहीं, जो बच्चा कह रहा है ये जरूर से जरूर जो है करेगा। इनका प्रवेश हो जाता है, पैसे तो ज़्यादा होते नहीं थे। फिर इन्होंने वहाँ पर और दोस्तों के साथ या उन लोगों से ज़्यादा मेहनत करते थे और उसी वर्ष प्रदर्शनी भी लगनी होती, लास्ट ईयर प्रदर्शनी लगती है, ठीक है, तो प्रदर्शनी लगनी होती थी। तो क्या करते, ये दिन रात मेहनत करके जो है एक संग्रह तैयार किया। अब साथ ही जो है दशरथ वर्मा, ठीक है, वर्मा कहीं पटेल लिखते हैं तो कहीं कहीं आपको वर्मा कम लेकिन पटेल ज़्यादा मिलेगा, तो याद रखिए मैं वर्मा पटेल दोनों बता दे रहा हूँ, ठीक है। दशरथ पटेल उन दिनों पेरिस से यात्रा करके लौट के आए थे। उन्होंने जब मनु की कृतियों को देखा तो उन्होंने कहा क्या बनना चाहते हो तुम, एक आम लड़के नहीं हो, तुम्हें आर्टिस्ट बनना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर वो हुनर है, वो क्वालिटी है, वो भूख है सीखने की, इसलिए तुम्हें आर्टिस्ट बनना चाहिए, ना कि एक अध्यापक। यह बात इनके हृदय में लगी, इनकी समझ में आ गया, इनके चित्त में अपनी जगह कर गया और ये जो है उनसे चर्चा पर चर्चा करने लगे। तो उन्होंने बताया बेटा तुम मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाओ और वहाँ प्रवेश ले लो। अब इनके घर की इतनी स्थिति ठीक नहीं थी कि मुंबई में इतने बड़े इतने प्रसिद्ध विद्यालय में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो इनका एक मित्र था जिनका नाम था गुणवंत कायस्थ। क्या नाम था? गुणवंत कायस्थ। बहुत प्रिय मित्र था, इन दोनों में बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। तो गुणवंत काथस से इन्होंने कहा भैया आप मेरी मदद करो शुरुआती दौर में, फिर बाद में जो है मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन आप मेरा शुरुआती दौर में मदद कीजिए, मैं मुंबई में जाकर पढ़ना चाहता हूँ। और इनके दोस्त ने कहा ठीक है आप जाओ, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगा, आप किसी और से मत कहना, पहले आप हमसे कहना, मैं प्रयास करूँगा। हाँ, जब मुझसे नहीं होगा तो आप किसी से और से कहना, लेकिन पहले आप मुझसे कहना कोई प्रॉब्लम होगी। फिर इस प्रकार इनको प्रवेश मिल गया। कहाँ? जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में। वहाँ इन्होंने सीखा और उस दौरान इनकी शादी हो जाती है किससे? माधवी पारेख से। अब इन दोनों को एक बात खटकती थी कि हम दोनों को मिलकर कुछ करना है, हमें आम आदमी की तरह जिंदगी नहीं जीनी है, हमें कुछ ना कुछ तो करना है। मियाँ बीवी दोनों सोचने लगे कि हमें जो है कुछ ना कुछ तो करनी है। फिर
अगर ये वो परीक्षा पास करते तो ये अध्यापक बन जाते, टीचर बन जाते। लेकिन इनके मन में जो है वो बात समा गई थी कि तुम आर्टिस्ट हो, तुम आर्टिस्ट बन सकते हो। तो इन्होंने कहा अगर मैं इस साल परीक्षा दे दिया और पास हो गया तो तुरंत मुझे नौकरी मिल जाएगी, और जब नौकरी करने लगूंगा तो मेरी इससे मन जो है कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। और मैं दूर नहीं होना चाहता, ना तो मेरा मन दूर होना चाहता है। तो ये क्या किए, ये नौकरी छोड़कर चले आए घर। चले आए, उन्होंने कहा कि परीक्षा जो है अगले साल होगा। अपनी मम्मा से बोले सभी लोग से परीक्षा अगले साल होगा। लेकिन जानते हो, कहा जाता है ना कि पूरे संसार में झूठ बोल लोगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है ना कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। इनकी अनपढ़ माँ ने पास में बैठी और इनका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला बेटा परीक्षा कब है। अब यहाँ मनु पारेख जी का हृदय जो है उस जैसे माँ का हाथ इनके हाथ में स्पर्श हुआ, इनका हृदय जो है पूरी ममता मातृत्व से उछल पड़ा। माँ और बेटे के बीच वात्सल्य रस का पूर्ण जो है उत्पत्ति हो गया, और इनसे वो सच्चाई छिपी नहीं। इन्होंने बोला माँ मैं परीक्षा छोड़ आया हूँ। ऐसी बात नहीं मेरी परीक्षा टल गई है, नहीं, मैं परीक्षा छोड़ के आया हूँ। इनकी माँ अनपढ़ थी। फिर इन्होंने उसी समय जो है, जो समय था वह 1960 था, इसी समय इन्होंने फिर निश्चय किया और जाकर परीक्षा दिए, पास हो गए। और जब ये परीक्षा दिए और पास हो गए तो ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड में इनको नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिल गई तो शादी भी हो गया, नौकरी भी हो गई। तो लेकिन इनकी जो तलब थी, जो भूख थी, वो बुझी नहीं। वो दिन प्रतिदिन भूख जो है बढ़ती जा रही है। इनकी वो भूख जो है शांत नहीं हो रहा है। इसी दौरान इन्होंने हैंड सीरीज नामक श्रृंखला बनाई। उसमें इन्होंने वेदना, करुण, मानवता से दबी कुचली हुई इस इंसान की बस्तियों को देखते हैं और इनका मन चित्त बहुत दुखी होता है। और उस उपलक्ष्य में ये हेड मतलब सर श्रृंखला यानी हेड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ इनको जो है बनारस के घाट बहुत अच्छे लगते थे, बहुत। अब इनका जन्म तो हुआ है जो है वहाँ गुजरात में, बनारस कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं जो है इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा जो है प्रेरित करती थी। फिर ये फ्लावर, ये जो फूल चढ़ाया जाता है, इसके विषय में इन्होंने ऐसे शब्द का यूज किया कि वैसा शब्द उतनी सोच केवल एक कलाकार का ही जा सकता है और किसी का नहीं जा सकता। इन्होंने कहा मेरे जो फूल हैं, मैंने जो फूल बनाया है, मेरे जो फूल हैं ये किसी प्रेमी या प्रेसी को देने वाले फूल नहीं हैं। हाँ, इन्होंने कहा ये मेरे फूल किसी प्रेमी या प्रेसी को देने वाले नहीं हैं, बल्कि यह फूल की अपनी एक यात्रा होती है, उसका अपना एक मूल्य होता है, उसका अपना एक चरित्र होता है, और उसका अपना एक आन होता है, बान होती है, और साथ ही उसका एक अपनी जीवन काल होती है, उसकी अपनी यात्रा होती है, उसका अपना चरित्र होता है। और यह सोचने को मजबूर कर देता है कि उस फूल की अपनी जो एक जीवनी होती है वो कहाँ पर जाएगी। एक बच्चा वही फूल लेता है, अबोध बच्चा होता है तो कोई भी चीज लेता पहले वो सीधे मुंह में खाता है, क्योंकि उस समय उसका ज्ञान यही होता कि कुछ जो है वो खाने वाली चीज होती है। और वही फूल किसी शादी में जो है
किसी के ऊपर जो है बिखेरे जाते हैं। वही फूल होता है किसी के कब्र पर जाता है, और वही फूल होता है जो एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को जो है देते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। ये वही फूल है। तो इन्होंने कहा कि यह सोचने को मजबूर कर देता है कि इस फूल का चित्रण में इन्होंने अपने उस फूल में रंग के साथ साथ उस भाव मुद्राओं को अलग अलग दर्शाया है। देखो वहाँ जियत्तो क्या थे, वहाँ जियत्तो जो थे भेड़ के अलग अलग बनाते थे फोटो। यहाँ पर इन्होंने जो है पुष्प की भाव भंगिमा व मुद्रा तक को अलग अलग बैठा दिया है कि किस मुद्रा में, मान लो ये ऐसे खड़े रहने पर अच्छा लगेगा, कैसे रखेगा, कि किस दिशा में ये रहेगा, ऐसे ऐसे इन्होंने बनाया। एक एक बारीकियों को उन्होंने दिया और इन्होंने कहा कि मैं उसको अपने निजी और अपने तरीके से इसका संयोजन करूँगा। ठीक है, इन्होंने कहा। साथ ही इंस्टॉलेशन, जिसे संस्थापन कला कहते हैं, इसमें भी कार्य किया। इन्होंने कहा ये थिएटर से जुड़े हुए थे, फिल्मी दुनिया से। थिएटर नहीं तो जहाँ रिकॉर्डिंग होती है मूवी। तो इन्होंने कहा उसमें काम किए 2 साल। फिर इन्होंने कहा कि ये मेरा जो जीवन है ना, ये एक फिल्म की तरह होती है। इन्होंने कहा जिस प्रकार मनुष्य एक होता है, लेकिन वो कई फिल्मों में, कई नाटक में उसका अपना अलग अलग रोल होता है, अपना अलग अलग किरदार होता है, अलग अलग चरित्र होता है। अब देखो जो विलन होगा, या जो बड़े घर के आप मूवी देखे होंगे जो है पुरानी, तो उसमें विलन जो होता था या तो बहुत अमीर बाप का बेटा होता था। ठीक है, अब आप अमरीश पुरी को ले लो, तो ऐसा था ना कि वो एक फिल्म में एक ही जैसे नहीं। अमरीश पुरी का एक वो चेहरा है जो वास्तविक है, लेकिन किसी किसी फिल्म में उनके बड़े बड़े बाल आ जाएंगे, किसी किसी फिल्म में बाल बिना बाल के ही आ जाएंगे, किसी किसी फिल्म में वो चोरी भी करेंगे, किसी किसी में कत्ल भी करेंगे, किसी किसी में बहुत अच्छे भी काम करेंगे, चरित्र का वो करेंगे, मंचन करेंगे, किसी किसी में वो बहुत बुरे भी काम करेंगे, गुंडा होंगे, एकदम से विलन का रोल करेंगे। और विलन के रोल के लिए तो जाने माने हैं अमरीश पुरी जी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो संस्थापन कला है ना, मेरा जीवन जो है इस रंगमंच की तरह है। इसमें जो पात्र हूँ वो मैं हूँ, और जो रंगमंच है वो कैनवास है। अब देखना ये है कि कौन जनता को अपनी तरफ आकर्षित कितने अच्छे से करता है। किसने कहा था? मनु ने कहा था, मनु पारेख ने। इनके जो बनारस श्रृंखला है, बनारस श्रृंखला में हम उसको एक नज़र से देख लेते हैं। उस बनारस श्रृंखला में जो है वो है नाइट लैंड स्केप बनारस। पहला लाइट लैंडस्केप बनारस, दूसरा है होली वाटर ऑफ बनारस। क्या? होली वाटर ऑफ बनारस। और तीसरा है इवनिंग एट बनारस। क्या है? तीसरा है इवनिंग एट बनारस। इसके बाद है बनारस इन द ब्लू एंड वाइट। बिल्कुल, बनारस इज द ब्लू एंड वाइट। साथ ही कलर्स ऑफ बनारस। ठीक है, कलर्स ऑफ बनारस। बनारस इन रेड, पोएट 1, पोएट 2, मून पर, अस्सी घाट, मून लैंडस्केप। ये इनके चित्र हैं मनु पारेख। इनका विवाह जो है 1900, हाँ, फिर क्या हुआ, इनको नौकरी वोकरी मिल जाती है। फिर इनका विवाह जो है माधवी पारेख जी से हुआ ही रहता है। फिर ये दिल्ली में आकर बस जाते हैं, और आज भी ये लोग दिल्ली में एक दोनों पति पत्नी दोनों लोग जो है कार्यरत हैं। तो ये कुछ शब्द थे जो है मनु पारेख जी के विषय में। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना।